कर लेते हैं लेट साइन। लेट साइन क्या देखने को मिलेगा, ये तो अपन ने जाना अर्ली साइन, अपन जान लेते हैं लेट साइन क्या देखने को मिलेगा। लेट साइन, लेट साइन के अंदर बात करके चलें तो क्या देखने को मिल सकता है, हाई श्रिल क्राई। कैसी क्राई, हाई श्रिल क्राई, हाई श्रिल क्राई देखने को मिलेगी उस बेबी के अंदर जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन है बिल्कुल लास्ट टाइम में, बिल्कुल लास्ट टाइम में। ये अर्ली सिम्टम्स की बात कर ली जाए, अर्ली सिम्टम्स में तो इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, लिथार्जी देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग, एटेक्सिया एंड एवोकिंग। यदि लेट साइन की बात कर ली जाए तो हाई श्रिल क्राई देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बच्चे के अंदर अर्ली एंड लेट साइन एंड सिम्टम्स इन द चाइल्ड। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं डायग्नोसिस कौन कौन से परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन से ही क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा क्या क्या देखने को मिलेगा। बच्चे के अंदर हेड क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। जो अपन ने साइन एंड सिम्टम्स देखे ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स बच्चे के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये अपन सबसे पहले परफॉर्म करनी है फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल असेसमेंट। यदि डायग्नोसिस की बात कर ली जाए तो फर्स्टली परफॉर्म करके चलेंगे डायग्नोसिस। फर्स्ट वन इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए तो क्या परफॉर्म करना है, सीटी कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन अपन परफॉर्म कर सकते हैं। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन यदि फुल फॉर्म की बात कर ली जाए कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट वन इज द MRI। क्या परफॉर्म कर सकते हैं, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनरी टेस्ट भी अपन परफॉर्म करके चल सकते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर। मैग्नेटिक फुल फॉर्म की यदि बात कर ली जाए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनरी टेस्ट। ये अपन जो सीटी स्कैन व MRI क्यों करते हैं, क्योंकि अपन को क्या लगाना है, पता लगाना है कि कौन से टाइप का हाइड्रोसिफेलस से कम्युनिकेटिंग है या नॉन कम्युनिकेटिंग। उसके अंदर है पता लग जाएगा कि कौन से टाइप का क्या है हाइड्रोसिफेलस प्रेजेंट है। पर्पज की यदि बात कर ली जाए दोनों का एक ही पर्पज होगा, टू नो द टाइप ऑफ हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस का टाइप का पता लगाने के लिए क्या परफॉर्म किया जाता है, सीटी स्कैन एंड MRI दोनों के दोनों परफॉर्म किए जाते हैं। क्या पता लगाने के लिए कौन से टाइप का क्या है हाइड्रोसिफेलस से बच्चे के अंदर प्रेजेंट है, उस कंडीशन को जानने के लिए सीटी स्कैन व MRI परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट के अंदर बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। कौन सी मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। सेकेंड वन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में अपन पढ़ के चलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। First one is the medical management.
यदि मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर बात करके चलें तो मेडिकल मैनेजमेंट ओनली एंड ओनली अप्लाई कर सकते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस में। कौन सी कंडीशन में? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन में इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसके अंदर किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं होती, तो इसके अंदर सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट मेडिकल मैनेजमेंट की अपन बात कर रहे हैं तो ओनली एंड ओनली किसके अंदर यूज कर सकते हैं? ओनली कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस, only use in communicating hydrocephalus condition। यदि बात कर ली जाए उस मेडिसिन की, वह कौन सी मेडिसिन होगी जिसको अपन किसके अंदर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस के अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं? एसिटाजोलामाइड। कौन सी होगी? एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड मेडिसिन विल बी used in communicating hydrocephalus condition। यदि बात कर ली जाए जो हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन में जो एसिटाजोलामाइड अपन यूज कर रहे हैं, यह क्या काम करेगी? किस चीज को कम करने का काम करेगी? टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CSF। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस के अंदर क्या होता है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बट एब्जॉर्प्शन इज द नॉर्मल तो एब्जॉर्प्शन होता है ओनली एंड ओनली। कहाँ प्रॉब्लम आती है? प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो क्या होगा? जो क्या एसिटाजोलामाइड होगी या डिक्रीज करेगी प्रोडक्शन ऑफ CSF, decrease the production of CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के प्रोडक्शन को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यह अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जाना ओनली एंड ओनली किसके अंदर है? हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन के अंदर अपन अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। एसिटाजोलामाइड कौन सी मेडिसिन है? एसिटाजोलामाइड किसके अंदर है? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस के अंदर यह क्या करेगी? प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगी। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं सर्जिकल या सेकंड मेडिसिन अपन यूज कर सकते हैं ग्लाइसिरोल। कौन सी मेडिसिन भी अपन यूज कर सकते हैं? ग्लाइसिरोल। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? एसिटाजोलामाइड, ग्लाइसिरोल। सेकंड वन अपन बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। कौन सी मैनेजमेंट है? सर्जिकल मैनेजमेंट। अभी आपने जानी मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड वन अपन जान लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर यूज करके चलेंगे संट। क्या यूज करेंगे? संट को यूज करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में यूज संट। फर्स्टली बात कर लेते हैं सबसे पहले VA संट। कौन सा संट है? VA संट की बात कर लेते हैं। VA संट वेंट्रिकुलो एट्रियल संट। यदि बात करके चलें जो वेंट्रिकुलो एट्रियल संट है, यह किस किस के बीच में अप्लाई होगा? अप्लाई बिटवीन द लेटरल वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। जो VA संट है, वेंट्रिकुलो एट्रियल संट है, इट इज अप्लाई बिटवीन द lateral ventricle between the lateral ventricle and between the lateral ventricle and
राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में लेटरल वेंट्रिकल के अंदर एक शंट अप्लाई किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वीए शंट। क्या बोलते हैं? वीए शंट, वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। यदि सेकंड वन बात करके चलें, वीपी शंट। कौन सा शंट? वीपी शंट, वीपी शंट। यदि वीपी शंट के बारे में जान ले तो क्या होगा? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। यदि बात कर ली जाए वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट कहां पर अप्लाई किया जाएगा? इट इज अप्लाई बिटवीन द लेटरल वेंट्रिकल एंड पेरिटोनियम कैविटी। कहां पर है? लेटरल वेंट्रिकल और पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जो शंट अप्लाई किया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? वीपी शंट। क्या बोला जाएगा? वीपी शंट। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले जाना अपन ने वीए शंट। कौन सा शंट है? वीए शंट। अब अपन जान रहे हैं वीपी शंट। इट अप्लाई बिटवीन द, इट इज अप्लाई बिटवीन द lateral ventricle and peritoneal cavity। नेक्स्ट वन, थर्ड वन क्या यूज करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर? थर्ड वन परफॉर्म करके चलते हैं, थर्ड वेंट्रिकुलो स्टोमी। क्या करेंगे? थर्ड वेंट्रिकुलो स्टोमी। यह कौन सी कंडीशन के अंदर करके चलते हैं? जब क्या हो? स्टेनोसिस अक्कर हो जाए सेरिब्रल एक्विडक्ट के अंदर, तो परफॉर्म करना है थर्ड वेंट्रिकुलो स्टोमी, या इसको बोल सकते हैं एंडोस्कोपी थर्ड वेंट्रिकुलो स्टोमी। एंडोस्कोपी थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, कोलोस्टोमी। क्या होगा? मेकिंग ए होल एट द बेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। कहां पर है? थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर एक होल बनाया जाएगा, और क्या होगा? टू बाईपास द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन को क्या किया जाएगा? बाईपास किया जाएगा। मेकिंग ए होल, मेकिंग ए होल, ए होल एट द बेस ऑफ, एट द बेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर क्या बनाया जाएगा? थर्ड वेंट्रिकल का जो बेस होगा उसके ऊपर एक होल बनाया जाएगा, और क्या किया जाएगा? एंड बाईपास द ऑब्स्ट्रक्शन, बाईपास द ऑब्स्ट्रक्शन। कौन सी कंडीशन के अंदर है जो एंडोस्कोपी थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी की जाती है? स्टोनिसिस इन सेरिब्रल एक्विडक्ट। किसके अंदर है? सेरिब्रल एक्विडक्ट के अंदर यदि स्टेनोसिस प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर कौन से टाइप की सर्जरी परफॉर्म की जाएगी? एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। इफ स्टेनोसिस प्रेजेंट इन द, if stenosis present in the cerebral एक्विडक्ट। यदि सेरिब्रल एक्विडक्ट के अंदर स्टेनोसिस प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना होगा? उस कंडीशन के अंदर एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी परफॉर्म कर चलना है। यदि नेक्स्ट वन अपन बात कर ली जाए, फोर्थ वन क्या परफॉर्म करना है? पार्शियल कोरोइड फ्लेक्सोटोमी, पार्शियल कोरोइड। फोर्थ वन अपन परफॉर्म कर सकते हैं पार्शियल कोरोइड
फ्लैक्सोटोमी क्या परफॉर्म कर सकते हैं? पैराइटल कोरोइड फ्लैक्सोटोमी। यदि बात कर ली जाए कोरोइड फ्लैक्सोटोमी के अंदर क्या करके चलेंगे? सम पोर्शन ऑफ कोरोइड रिमूव टू डिक्रीज द CSF प्रोडक्शन। कोरोइड फ्लैक्सोटोमी, जो पार्शियल कोरोइड फ्लैक्सोटोमी है, इसके अंदर क्या करेंगे? सम पोर्शन ऑफ या सम पोर्शन should be removed of choroid flaccid to decrease the production of CSF। क्या हो रहा था? जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस है, फर्स्ट टाइप का जो हाइड्रोसिफेलस है, उसके अंदर प्रोडक्शन क्या देखने को मिल रहा था? ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा था, बट एबनॉर्मल जो एब्जॉर्प्शन क्या था? नॉर्मल था। इसीलिए कौन सी सर्जरी अपन परफॉर्म कर सकते हैं? पार्शियल कोरोइड फ्लैक्सोटोमी के अंदर क्या करेंगे? जो कोरोइड फ्लैक्सिस है उसका कुछ हिस्सा, सम पोर्शन क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि क्या करना है? डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CSF। जो CSF के प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन के अंदर, अपन को क्या करना है? उसको कम कर देना है। यह थी सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के अंदर ही प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अपन मेन मैनेजमेंट पढ़कर चलेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट बिल्कुल लास्ट में जब ऑल क्लासेज हो जाएंगे, मैं आपको 15 से 20 नर्सिंग मैनेजमेंट ऐसी दूंगा जो कि मोस्ट कॉमन होती हैं। आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल जब लास्ट डे होगा उस दिन मैं आपको 15 to 20 ऐसी नर्सिंग मैनेजमेंट दूंगा। आप कहीं पर भी नोट किया आना, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथ के साथ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कुछ ऐसे दूंगा। 6 to 10 ऐसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिसको आप हर डिजीज के अंदर क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। वे आपके कभी भी गलत नहीं होंगे और साथ के साथ नर्सिंग मैनेजमेंट भी कभी आपकी गलत नहीं होगी। तो अपन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या पढ़ रहे हैं आपने? नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या करनी है? तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव, सब बड़ा लिख लेते हैं, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। यदि बात करके चलें प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में सबसे पहले तो क्या करना है? फ्रीक्वेंटली चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट की बार बार फ्रीक्वेंटली क्या करते रहना है? पोजीशन चेंज करते रहना। फ्रीक्वेंटली चेंज द पोजीशन ऑफ द बेबी या चाइल्ड या पेशेंट। फ्रीक्वेंटली change the position of patient head। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अपन को प्रिवेंट करना है बैड सोर से। किससे? बैड सोर से। टू प्रिवेंट फ्रॉम बैड सोर, बैड सोर। यदि सेकंड वन अपन बात करके चलें तो क्या करना है? सेकंड वन इज एग मैट्रेस
मैट्रेस विल बी यूज्ड। कैसे मैट्रेस यूज करने हैं, गद्दे कैसे यूज करने हैं, एग मैट्रेस विल बी यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम द बेड सोर। सेम एज कंडीशन, टू प्रिवेंट फ्रॉम द बेड सोर। किससे प्रिवेंट करना है, बेड सोर की कंडीशन से अपन को, उस क्लाइंट को, उस पेशेंट को प्रिवेंट करके चलना है, तो कौन से मैट्रेस यूज करेंगे, एग मैट्रेस से। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, यही थी प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड अपन बात कर लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी ऐसी मैनेजमेंट होंगी जो कि अपन को नेसेसरी होगी नर्सिंग लेवल पर। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या करना है, पोजीशन प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को, अनअफेक्टेड और अनऑपरेटेड साइड पोजीशन विल बी प्रोवाइड टू द पेशेंट। अनऑपरेटेड और अनअफेक्टेड साइड पोजीशन should be provided to the baby। नेक्स्ट वन, इससे क्या होगा, संट के ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं रहेगा। टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन द संट। ऐसा क्यों करते हैं, टू डिक्रीज द pressure on shunt। नेक्स्ट वन, यदि सेकंड बात कर ली जाए मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, यदि क्या है, इंक्रीज है आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, इंक्रीज है, तो उसके अंदर क्या करना है। तो अब मैंने एक बात बताना शायद मैं भूल गया बिल्कुल स्टार्टिंग में। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल आईसीपी जो सेरिब्रोस्पाइनल होता है वो मेंटेन रखता है किसको, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। तो यदि नॉर्मल आईसीपी की बात कर ली जाए, नॉर्मल आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होगा, 5 to 15 mmHg। कितना होगा भाई, 5 to 15 mmHg इज द नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर। या अपन बोल सकते हैं 0 to 10 mmHg भी अपन बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं 3 to 12 mmHg क्या है, नॉर्मल आईसीपी इंट्राक्रेनियल क्या है, नॉर्मल है। और अपन क्या करना है, यदि किसी पेशेंट के अंदर इंक्रीज है आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो उसके अंदर कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जो बेड हेड एलिवेटेड बेड अपन उसको पोजीशन प्रोवाइड करके चलेंगे। 15 to 13 डिग्री पे जो हेड होगा पेशेंट का उसको एलिवेटेड कर देंगे। सेकंड अपन जान लेते हैं, इफ इंक्रीज द आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है, इंक्रीज है किसी क्लाइंट के अंदर तो अपन को क्या करना है, नॉर्मल प्रेशर होता है 5 to 15 mmHg। यदि बात कर ली जाए, इफ इंक्रीज द आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर आफ्टर संटिंग अप्लाई, कब है, आफ्टर संटिंग अप्लाई। संट अप्लाई करने के बाद क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया तो पोजीशन कौन सी अप्लाई करनी है, आफ्टर संटिंग अप्लाई, देन इंक्रीज द हेड बेड एलिवेटेड, हेड साइड
बेड एलिवेटेड 15 to 30 डिग्री, 15 से 30 डिग्री क्या करना है, हेड साइड बेड को एलिवेटेड कर देना है, क्योंकि क्या हुआ है उस पेशेंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, मोर देन 15 mmHg क्या हो गया है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर उस पेशेंट के अंदर हो गया। तो सेकंड वन यदि बात कर ले जाए, यदि प्रेशर इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है या क्या होता है, नॉर्मल मिलता है, तो उसके अंदर यदि पोजीशन की बात कर ली जाए तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करके चलेंगे, इफ decrease ICP intracranial pressure और नॉर्मल ICP, यदि क्या है नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर वे साथ के साथ कैसा है, डिक्रीज ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है, डिक्रीज है, तो उसके अंदर कौन सी पोजीशन अपन प्रोवाइड करके चलेंगे, फ्लैट पोजीशन। कौन सी पोजीशन में पेशेंट को रखना है, फ्लैट पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, फ्लैट पोजीशन। फ्लैट पोजीशन will be provided to the पेशेंट। पेशेंट को कैसी पोजीशन प्रोवाइड करनी है, फ्लैट पोजीशन प्रोवाइड करके चलना है। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें, एसेस द सिम्टम्स आफ्टर अप्लाई संट। संट अप्लाई करने के बाद क्या करना है, एसेस करना है सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स क्रिएट होते हैं यदि बच्चे के अंदर, एडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर अपन बात करके चलेंगे। एसेस द सिम्टम्स आफ्टर संट। एसेस द सिम्टम्स आफ्टर संटिंग। संट अप्लाई करने के बाद एसेस करने हैं सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं बेबी के अंदर। तो जान लेते हैं, यदि बात कर ली जाए न्यूबॉर्न या इन्फेंट के अंदर तो क्या देखने को मिलेगा। न्यूबॉर्न या इन्फेंट की बात अपन फर्स्टली कर लेते हैं। न्यूबॉर्न या फिर अपन बोल सकते हैं इन्फेंट, इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज द हाई श्रिल क्राई, हाई श्रिल क्राई देखने को मिलेगी। सेकंड वन यदि बात कर ली जाए इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी कौन सा साइन देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी का साइन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए पुअर ब्रेस्ट फीडिंग, पुअर ब्रेस्ट फीडिंग, पुअर ब्रेस्ट फीडिंग। या तीनों के तीनों सिम्टम्स किसके अंदर अप्लाई हो तो सकते देखने को मिल सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंट के अंदर। हाई श्रिल क्राई, इरिटेबिलिटी एंड पुअर ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर अप्लाई द संटिंग, अप्लाई करने के बाद देखने को मिल सकते हैं। यदि टोडलर के अंदर बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा। टोडलर 1 to 3 ईयर्स का जो बेबी होगा उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। हेड एक, फर्स्ट वन तो क्या देखने को मिल सकता है, हेड एक देखने को मिल सकता है। वह साथ के साथ यदि बात कर ली जाए तो एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइटिस देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें चाइल्डहुड के अंदर, चाइल्ड के अंदर क्या देखने को मिलेगा। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या देखने को मिलेगा। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन चाइल्ड, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
फर्स्ट वन अपन ने जाना न्यूबॉर्न और इन्फेंट के अंदर है क्या देखने को मिलेगा, हाई श्रील क्राई। कैसी क्राई देखने को मिलेगी, हाई श्रील क्राई। साथ के साथ इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, पुअर ब्रेस्ट फीडिंग क्या देखने को मिलेगा, बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पाएगा। कौन सा, न्यूबॉर्न बेबी। यदि क्या है, संटिंग अप्लाई करने के बाद क्या आ रहे हैं सिम्टम्स से। यदि टोटलर है तो हेडेक देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया होता है लॉस ऑफ हेपेटाइट। यदि क्या है, चाइल्ड के अंदर बात कर ली जाए, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बच्चे का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा वो अल्टर्ड हो जाएगा। यदि नेक्स्ट वन, ऑब्जर्व फॉर द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, क्या ऑब्जर्व करना है, डिहाइड्रेशन के साइन को ऑब्जर्व करके चलना है। ऑब्जर्व द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, ऑब्जर्व द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के साइन को एसेस करके चलना है। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ले जाए फाइनली, यदि क्या है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट है तो क्या देना, प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंटली फीडिंग। बार बार थोड़ी थोड़ी क्या करवानी है, फीडिंग करवानी है। प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंटली फीडिंग, ये क्या करवानी है, प्रोवाइड करवानी है फ्रीक्वेंटली फीडिंग। यदि बात कर ली जाए चेक वाइटल साइन से आफ्टर एवरी 15 to 20 मिनट से क्या करने हैं, चेक करते रहना है वाइटल साइंस एवरी 15 to 20 मिनट से। चेक वाइटल साइंस आफ्टर 15 to 20 मिनट्स एंड चेक द रिफिलिंग टाइम, क्या चेक करना है, साथ के साथ रिफिलिंग टाइम भी चेक करते रहना है। एंड चेक द रिफिलिंग टाइम। यदि नेक्स्ट वन अपन बात करके चलें, कीप आईज मॉइस्ट एंड फ्री फॉर इरिटेशन, आई कंप्लीटली कवर कॉर्निया। क्या होगा, अपन ने पढ़ा था सनसेट शाइनिंग, सनसेट शाइन के अंदर क्या देखने को मिला था, जो लोअर पोर्शन होगा आई का वह कवर अप कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, लोअर आईलिड के द्वारा। तो हमें क्या करना है, आई को मॉइस्ट रखना, क्या रखना है, मॉइस्ट रखना है, और इरिटेटेड नहीं रहना, विदाउट इरिटेशन क्या रखना है, आई keep the eye moist and free of irritation, keep the eye moist and free from irritation। ये अपन ने जाने नर्सिंग मैनेजमेंट पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर अप्लाई संटिंग। सबसे पहले न्यूबॉर्न इन्फेंट के अंदर कौन से सिम्टम्स, हाई श्रील क्राई देखने को मिल सकती है, इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए पुअर ब्रेस्ट फीडिंग, पुअर ब्रेस्ट फीडिंग देखने को मिल सकती है। यदि टोडलर की बात कर ली जाए 1 to 3 ईयर हेडेक देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। यदि चाइल्ड की बात कर ली जाए तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। यदि फिर नेक्स्ट वन अपन ने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। यदि साइन डिहाइड्रेशन की कंडीशन प्रेजेंट हो तो प्रोवाइड करेंगे स्मॉल फ्रीक्वेंटली फीडिंग, स्मॉल फ्रीक्वेंटली फीडिंग। नेक्स्ट वन, चेक करने हैं वाइटल साइंस आफ्टर एवरी 15 to 20 मिनट्स, एवरी 15 to 20 मिनट्स आफ्टर अप्लाई संट अप्लाई करने के बाद प्रत्येक 15 से 20 मिनट के अंदर क्या करने हैं, वाइटल साइंस एसेस करने और साथ के साथ रिफिलिंग टाइम भी एसेस करना है। नेक्स्ट वन, कीप आई मॉइस्ट, आई को क्या रखना है, मॉइस्ट रखना और फ्री फ्रॉम इरिटेशन, और इरिटेशन से क्या रखना है, फ्री रखना है। लास्ट वन अपन बात करके चलेंगे कॉम्प्लिकेशन, क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, तो बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर विजन लॉस क्या मिलेगा, विजन लॉस ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्या होता है, जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके पास से कौन गुजरती है, सेकंड क्रेनियल नर्व। कौन सी नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व। यदि क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर लगातार ऑब्स्ट्रक्शन बना रहता है और क्या होगा, एक्यूमुलेशन होता रहता है CSF का, तो प्रेशर आएगा किसके ऊपर है, सेकंड क्रेनियल नर्व के ऊपर, और क्या कॉज कर सकती है, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है, विजन लॉस कर सकती है। तो जान लेते हैं क्या होगा कॉम्प्लिकेशन।
कॉम्प्लिकेशन विजन लॉस। क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? विजन लॉस। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज सेकंड क्रेनियल नर्व क्रॉस नियर थर्ड वेंट्रिकल। सेकंड cranial nerve cross near the third ventricle। किसके पास से गुजरती है? थर्ड वेंट्रिकल। क्रॉस द थर्ड वेंट्रिकल। इफ कंटिन्यू CF increase in the if continue increase CSF in third ventricle then compress the second cranial nerve and cause विजन लॉस। और क्या कॉज कर सकता है? विजन लॉस की कंडीशन है बेबी के अंदर कॉज कर सकता है। तो यह अपन ने जाना कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? विजन लॉस हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि जो सेकंड क्रेनियल नर्व होती है क्रॉस होती है नियर द थर्ड वेंट्रिकल के पास से गुजरती है। यदि क्या होगा? इफ कंटिन्यू इंक्रीज CSF लगातार बढ़ता होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो थर्ड वेंट्रिकल के अंदर है तो वह कंप्रेस करेगा सेकंड क्रेनियल नर्व को और क्या कर देगा? कॉज कर देगा विजन लॉस। यह अपन ने कंप्लीट जान लिया हाइड्रोसिफेलिस के बारे में। यदि किसी स्टूडेंट को हाइड्रोसिफेलिस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो वह पूछ सकता है। सबसे पहले हाइड्रोसिफेलिस की डेफिनेशन के बारे में जाना, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन के बारे में जाना, कहाँ से होता है। उसके बाद अपन ने जाना नॉर्मल प्रोडक्शन इन मिनट हावर एंड इन ए डे के बारे में जाना, प्रेशर के बारे में जाना। यदि पेशेंट लाइंग है या सीटिंग पोजीशन में है तो कितना होगा, सुपाइन में है तो कितना होगा, अपराइट में होगा या स्ट्रेट पोजीशन में है तो कितना प्रेशर देखने को मिलेगा। CSF का प्रोडक्शन कहाँ से होता है और एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, ये बात भी अपन ने जानी। CSF के फ्लो के बारे में कंप्लीटली बहुत ही अच्छे से जाना। नेक्स्ट वन अपन ने जाना कॉजेज के बारे में, कंजनाइटल कॉज, एक्वायर्ड का, दोनों तरह के कॉजेज के बारे में भी बहुत ही अच्छे से जाना। नेक्स्ट वन अपन ने जाना टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफेलिस। उसके बाद अपन ने जाना साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसिफेलिस। बच्चे के अंदर अपन ने अलग से जाने, अडल्ट पर्सन के अंदर भी अपन ने अलग जाने, मोस्ट कॉमन अपन ने अलग से जाना। नेक्स्ट वन अपन ने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में जाना। नेक्स्ट वन अपन ने मैनेजमेंट के मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में जाना। नेक्स्ट वन सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में अपन ने बात की। एंड लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में जाना। एंड बिल्कुल लास्ट में कॉम्प्लिकेशन के बारे में जाना। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? विजन लॉस।